तैयारी करना है। प्रणाम, माँ शारदे को नमन करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मन का विश्वास कमजोर हो ना। बहुत बढ़िया हेमलता जी, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करी, और भगवान हमको हमेशा शक्ति दे। इसी भावना के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्वास्थ्य अपने आप में एक वरदान है, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। तभी तो कहा गया है कि स्वास्थ्य ही इंसान की निरोगी काया ही है। और इसी बात को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय स्वास्थ्य विभाग ने एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें हर महीने एक स्वास्थ्य समस्या को लेकर हम उसका निराकरण करेंगे। और इसी श्रृंखला में आज हमने स्त्रियों की गहन समस्या मेनोपॉज को लिया है, जिसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे समाज की जानी मानी, सबकी चहेती और प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज सोहनी जी को। ये हमारे समाज का गौरव है। सरल सुंदर व्यक्तित्व, सबकी मदद करना, सौहार्दपूर्ण बात करना और समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। खरगोन में, रेवान्यास में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। सभी लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी जितनी तारीफ करूं कम है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आमंत्रित कर रही हूँ हमारी प्यारी दीदी विराज भालके जी। तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी आज की वक्ता है दीदी। मेरे से तो सोहनी ही निकलता है, सॉरी, कभी सोहनी निकल जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुराने जितने सब सोहनी के ही नाम से जानते हैं। मैं डॉक्टर विराज सोहनी भालके, मैं खंडवा की हूँ, और मैंने 1972 में एमबीबीएस किया था और 82 में अपना एमएस पोस्ट ग्रेजुएशन किया भोपाल से। और मैं यहाँ पे खरगोन में पोस्टेड थी 75 से। यहीं पे असिस्टेंट सर्जन रही, सिविल सर्जन रही, सीएमएचओ रही, और अभी मैं रिटायर हो गई हूँ करीब 7 साल से। और एक छोटा सा हॉस्पिटल है हमारा, उसी में काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी समस्या का आपने उठाया है। मेनोपॉज लेके मतलब महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं कि पता नहीं क्या होगा,
क्या होता है मेनोपॉज, और उस समय जो थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं उससे भी वो लोग बहुत परेशान रहती हैं। जी तो मेनोपॉज दीदी, ऐसा ही है जैसा। एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। पहले सबका जी। स्वागत करते हैं, फिर अपन वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सॉरी। हाँ जी, कोई बात। तो छाया दीदी आ गए क्या? हमारी अध्यक्ष छाया दीदी आ गई हैं? हाँ, आ गई है। हाँ, अब मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज के इवेंट के अध्यक्ष श्रीमती छाया पाराशर जी का। छाया दीदी भी देवास की अध्यक्ष हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, सरल सुंदर व्यक्तित्व है उनका भी, सभी लोग की चहेती हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबकी चहेती, हमारी महासभा अध्यक्ष श्रीमती सरिता दीदी का, जिनके प्रयास से आज हम नए नए इवेंट कर रहे हैं। कितनी उनकी सोच ऊंची है। आज हम सब लोगों को, पूरे नांदिया लोगों को उन्होंने इतने अच्छे से जोड़ा है और सबको साथ लेकर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, बहुत ही उनका बड़ा व्यक्तित्व है। मुझे उनसे, मैं खुद बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ। दीदी आपका भी स्वागत है, आइए। और ठीक है, और अब मैं स्वागत करती हूँ हमारी महासभा की अपनी अध्यक्ष अनुया भाटे जी का, श्रीमती चौरे जी का, और वो आई है क्या अपनी? हाँ, दीदी महासभा महामंत्री। हाँ, महामंत्री और हमारी बीच में महासभा अनुया भाटे जी, सुनीता चौरे जी और वीणा मंडलोई जी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। अब मैं सरिता जी से निवेदन करूंगी कि वो स्वागत करें, स्वागत भाषण दें। दीदी हमारे बीच महासभा संरक्षक श्रीमती जया पाराशर जी भी उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जया दीदी का विशेष स्वागत। उनका एडवांस में हम लोगों ने यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा में स्वागत किया ही है। तो जया दीदी का विशेष स्वागत, वो तो हमेशा हमारे लिए अनुकरणीय है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदे हर हमारी सारी बहनों का, महिला संगठन की सारी कार्यकारिणी का, और विशेष रूप से हमारी आज की प्रमुख वक्ता विराज दीदी का, और हमारी अध्यक्ष, आज की अध्यक्षा छाया जी पाराशर का, और हमारे किस्मत से, हमारे भाग्य से आज उपस्थित हमारी दीदी जया पाराशर दीदी, जो महासभा महिला संगठन की संरक्षिका है। तो उनका, अनुया जी, वीणा जी, श्रुति जी, सुनीता दीदी और बाकी सारी बहनों का, सभी का, हिमलता जी, रश्मि जी, आप सभी का स्वागत है। और हम सोचते हैं कि आज ईश्वर ने हमको एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि आज हम अपने आप को, अपनी परेशानियों को, अपने शरीर को, अपने तरीकों को समझेंगे और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में बहुत ईश्वर की कृपा से हम नारमदीय ब्राह्मण हैं, और नारमदीय ब्राह्मणों में इतने बुद्धिमान और इतने अच्छे हर वर्ग के लोग हैं, और उसी में डॉक्टर्स की श्रेणी में हमारी विराज दीदी हैं, जो न केवल बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी है, साथ ही उनका जो बैकग्राउंड है और जो उनकी कार्यशैली है वो अद्भुत है। क्योंकि मैं पहले भी आपका एक प्रोग्राम अटेंड कर चुकी हूँ, और उस समय जब मैंने महिलाओं को आपसे बात करके और रोते और हंसते और खुश होते और आपके साथ में जो उन्होंने पल बिताए हैं, उनके बच्चों की डिलीवरी के समय की सारी बातें वो याद कर रही थी। तो मुझे आज भी वो याद करके मैं बहुत अभिभूत हो जाती हूँ कि आप कितने महान और कितना आपका सबसे जुड़ाव है, और आपने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी। आशा है आज हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सफल होगा और हमारी बहनों को जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सरिता दीदी, धन्यवाद सरिता दीदी। अब सभी बहनें जुड़ चुकी होंगी, तो हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी वक्ता विराज दीदी से अनुग्रह है कि वो अपना विचार व्यक्त करें और इस बीमारी के बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा बताएं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी, ये बीमारी नहीं है। हाँ, ओके। ये तो ऐसा ही है
जैसे सभी के बाल सफेद होते हैं, भले ही हम काले कर लें पर सफेद तो होते ही हैं। तो बस वैसा ही है, जैसे लड़कियों में 10-12 साल से के बाद में बदलाव आता है और उनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर और मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। बस वैसा ही है कि ये जैसे ही 45 से 50-52 तक की उम्र आती है तो उसमें ये सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी महीना धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो इसलिए एक पीरियड आता है जिसमें इस मेंस्ट्रुएशन का सीजेशन हो जाता है, बंद हो जाता है वो। तो उसी स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं। पर ये एकदम से नहीं आता है और न ही सबका एक जैसा होता है कि एक साथ 45 साल की उम्र में सबका चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर औरत का एक अपना अलग साइकिल होता है, हर औरत का अपना एक अलग टाइम होता है, वो जेनेटिक्स से भी डिफर करता है। यदि किसी की माँ का महीना जल्दी चालू हुआ है और देर से गया है तो हो सकता है कि वो बेटी में भी ऐसा ही हो। तो एकदम कोई स्थिर वो नहीं है कि भाई इसी उम्र में मेनोपॉज हो जाएगा, परंतु 45 से लेके 52 तक की उम्र ऐसी मानी जाती है कि इस बीच में महीना चला जाता है और उसी को हम मेनोपॉज कहते हैं। पर एकदम से मेनोपॉज नहीं आता है, ये थोड़ा जल्दी शुरुआत होती है, फिर धीरे 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 आता है। तो इसको करीब करीब 4-5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। इसको हम पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज ऐसा कहते हैं। मतलब जब आने की शुरुआत होती है, मेनोपॉज शुरुआत होता है और उसमें बहुत सारे कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे कई महिलाओं को हॉट फ्लैशेस होते हैं, मतलब एकदम से गर्मी लगती है, एकदम से ठंडा लगता है, फिर रात में एकदम से पसीना आता है तो घबराहट होती है, फिर किसी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, अभी अच्छे थे अभी एकदम से चिड़चिड़ाहट होने लगी, अच्छा नहीं लग रहा है, रात को नींद नहीं आती है, फिर एंजाइटी होती है, एकदम से ऐसा किसी भी चीज को सोच के बहुत एंशियस हो जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। फिर सेक्स में रुचि नहीं रहती है और लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। कुछ सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जैसे यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, यानी पेशाब बहुत बार बार लगती है, जल्दी एकदम से जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो शुरुआत होती है धीरे धीरे और फिर वो जब मेनोपॉज हो जाता है तो फिर ये धीरे धीरे कम भी होने लगते हैं। तो ऐसे मेनोपॉज होता है। अब इसको जैसा मैंने बताया 3 इसमें बांटते हैं हम। अब उसमें ऐसा होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हो गया या क्यों बीमारी आ गई। कुछ लोगों में पीरियड्स जब मेनोपॉज का शुरुआत होती है तो बार बार आता है या इरेगुलर हो जाता है, तो वो सोच के ऐसा डर लगता है कि क्या मालूम कोई बीमारी तो नहीं होगी। पर हाँ, ये जरूर है कि यदि ऐसा हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए, सोनोग्राफी कराइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्यूमर हो या कोई गठान हो और आपको पता ही ना चले। तो एक बार साल भर में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। जैसा आपने सुना ही होगा कि हम लोग का मतलब ब्लड पिक्चर एक बार जरूर कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, फिर ब्रेस्ट के लिए आजकल मेमोग्राफी होती है, ब्रेस्ट में कोई गठान वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे उसी तरह से हमें एक बार एग्जामिनेशन अंदरूनी एग्जामिनेशन कराना चाहिए और सोनोग्राफी कराना चाहिए कि कोई गठान तो नहीं है यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो। या कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे 2-3 महीने महीना आया और उसके बाद में फिर 5-6 महीने नहीं आया और फिर आया, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेनोपॉज है या और कुछ है, या प्रेगनेंसी तो नहीं है। यदि कुछ मान लीजिए ऑपरेशन नहीं कराया है या कोई आप वापर नहीं रहे हैं, कुछ परिवार कल्याण का साधन नहीं कुछ ले रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि लास्ट उसमें भी मेनोपॉजल एज में भी कभी कभी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है।
तो इसलिए आपको ये एग्जामिन जरूर कराते रहना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, मेनोपॉज क्यों होता है? मेनोपॉज इसलिए होता है, हमारे ओवरीज जो कि अंडाशय कहलाता है, अंडाशय में कुछ अंडे प्रीमेच्योर रहते हैं और वो हर महीने एक अंडा मेच्योर होता है और बाहर निकलता है। वो इसलिए निकलता है ताकि यदि मान लीजिए स्पर्म का उससे मेल हो जाए तो वो फर्टिलाइज होके बच्चा बन जाए। तो ये प्रोसेस हर महीने होती है और ये प्रोसेस होती है जब यदि बच्चा नहीं बनता है तो जो बच्चे की जो पूरी तैयारी रहती है, यानी यूट्रस में जो लाइनिंग रहती है वो शेड ऑफ होती है हार्मोन्स की कमी से, और उसकी वजह से फिर मेंसेस होता है। तो ये चीज हर महीने होती है। कुछ लिमिटेड मतलब रहते हैं अंडे, वो हर ओवरी में रहते हैं, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इन अंडों की गिनती कम होती जाती है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं। तो जब ये अंडे खत्म हो जाते हैं और ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, तब मेनोपॉज की स्थिति होती है। और मेनोपॉज तब कहा जाता है जब कंटिन्यूअस 12 महीने तक महीना नहीं आए, तब हम उसको मेनोपॉज मानते हैं। अब मेनोपॉज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ नेचुरल है, जैसे ये नेचुरल है, परंतु कभी कभी महिलाओं का गर्भाशय निकाल दिया जाता है, गर्भाशय के साथ में अंडाशय भी निकाल देते हैं क्योंकि आगे उसमें कोई बीमारी ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स लोग आजकल निकाल देते हैं। तो यदि मान लीजिए अंडाशय भी साथ में निकल गया है तो उसके ओवरीज में अंडे बनना खत्म हो गए हैं और इसलिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, मतलब हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है। तो धीरे धीरे ये फिर मेनोपॉजल की स्थिति आ जाती है। यदि गर्भाशय अकेला निकाला गया है तो मेनोपॉज इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि यूट्रस भी बनाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और ओवरी और भी बनाती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी में तो अभी है, मतलब वो बन रहा है, परंतु यूट्रस में नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे भले ही मेंसेस स्टॉप हो गया होगा पर हार्मोन अभी हैं, इसलिए उसमें बाद में धीरे धीरे करके मेनोपॉजल स्टेज आती है। अब पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में क्या होता है कि ये जो होती है ये करीब करीब 10 साल तक चलती है। मतलब जिन लोगों को जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को 10 साल तक ये प्रॉब्लम्स चल सकती है। किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा इस बारीकी से सोचते हैं कि भाई मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, या जिनकी कई लोगों की हैबिट होती है सोचने की, तो उनको ज्यादा दिनों तक ऐसा चलता है। कुछ लोग व्यस्त रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो उनको ये ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अब उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, मेनोपॉजल एज में हमें क्या लेना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे हमें ये तकलीफें नहीं हो। ड्रग्स का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये कोई बीमारी तो है नहीं। तो इसमें हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छी डाइट लेना है और धूप में रहना है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे मेनोपॉजल एज आती है तो इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होता है और उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। मतलब जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम महिलाओं को यंग एज में नहीं होती है, बहुत कम होती है, वो मेनोपॉजल एज में उतनी ही हो जाती है जितनी पुरुषों को होती है। तो इसलिए उतनी ही हमको भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जैसे मेल लोगों को लेना चाहिए, कि ज्यादा तला भुना हुआ नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर अपनी लिपिड प्रोफाइल को अपन को बराबर देखते रहना चाहिए। इसके बाद में और भी मतलब जैसे विटामिन ई लेना चाहिए, विटामिन बी लेना चाहिए, ओमेगा फैटी एसिड्स लेना चाहिए। तो इन चीजों पे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है, कैल्शियम की कमी, जैसे जैसे मेनोपॉज आता है वैसे वैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां, जैसा पहले जमाने में बोलते थे ना, हड्डियां घिस जाती हैं, घिसती नहीं है, परंतु क्या है, कैल्शियम कम हो जाता है। इसलिए जो शरीर है वो ब्लड में से या बोन्स में से कैल्शियम लेना चालू कर देता है और इसकी वजह से हड्डियों में
कमजोरी आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे एज बढ़ती है फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप कहीं थोड़ा सा भी धक्का लगा गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए हमें कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए। मतलब मेनोपॉजल स्टेज में या तो आप अच्छा डाइट रखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध लीजिए या पनीर लीजिए, चीज लीजिए, या फिर कैल्शियम की एक गोली खाना चाहिए। धूप में बैठना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि धूप की वजह से कैल्शियम शरीर में निर्माण होता है। तो थोड़ी देर धूप में जरूर रहना चाहिए। फिर विटामिन बी के लिए हमें सारी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो खाना चाहिए। आजकल आप लोगों ने मल्टीग्रेन का सुना ही होगा, मल्टीग्रेन का आटा यूज किया जाता है। तो उसमें जो सोयाबीन डालते हैं वो सोयाबीन से हमें आइसोफ्लेवान मिलते हैं, और ये आइसोफ्लेवान जो है ये मेनोपॉजल स्टेज में बहुत अच्छे रहते हैं और ये मेनोपॉजल सिंड्रोम्स को कम करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है इन सब के साथ में मेनोपॉजल स्टेज में वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, तो खुजली या वाइट डिस्चार्ज और इसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, पेशाब की तकलीफ भी बढ़ जाती है, लोगों को डिस्कम्फर्ट बहुत होता है। तो उसके लिए ये है कि आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर अच्छा लगाइए ताकि ये मॉइस्चराइज रहे और आपको ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो। आपकी स्किन में भी चेंजेस आते हैं, तो स्किन में भी विटामिन ई की कमी हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे शरीर निर्माण करना भी कम कर देता है और हम लेना भी कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी भूख कम हो जाती है। हम अटरम सटरम खाना भी छोड़ देते हैं, कौन खाएगा, या फिर अरे अब इतना ही खा लो, रह गया, अकेले हैं, कौन बनाए अपने लिए, तो हम अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो इसलिए विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो जो स्किन जो रहती है वो ड्राई हो जाती है। तो मॉइस्चराइजर अच्छा इस्तेमाल करें और अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप को व्यस्त रखें। आजकल तो योगा और ये सब चल रहा है, तो वो भी जरूर थोड़ा बहुत करना चाहिए। नहीं कुछ तो अपने यहाँ तो जो भगवान का नाम है वही बहुत बड़ा योगा है, वो करिए। और वैसे दवाइयां भी आती हैं, परंतु दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसके लिए जिनको बहुत जल्दी मान लीजिए मेनोपॉज हो गया है, जैसे यंग एज में कभी कभी होता है ऐसा कि जल्दी 35-40 में भी कभी कभी हो जाता है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए पैचेस आते हैं जो स्किन में लगाए जा सकते हैं, क्रीम आते हैं और स्प्रे आते हैं, पिल्स भी आती हैं। परंतु पिल्स इसलिए नहीं खाना चाहिए कि पिल्स से आगे जाके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या और यूट्राइन कैंसर, जो अंदर यूट्रस है, उस बॉडी ऑफ द यूट्रस, उसके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पिल्स लेना तो अच्छी बात नहीं है। आप अपने आप को इस तरह से ढालिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए ताकि आप स्वस्थ रह सके। मेरे ख्याल से इतना तो काफी कुछ है, और आप लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहें वो जरूर पूछिए, तो मैं बराबर जवाब दूंगी। जी दीदी, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी कि काफी कुछ प्रश्न तो हल हो ही चुके हैं, फिर भी मैं इसके अंतराल के बाद आपसे क्वेश्चन करूंगी। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि योग टीचर्स हमारे 2 हैं ग्रुप में, एक हेमलता जी उपाध्याय जी हैं, एक रश्मि मोहिते जी हैं। तो जैसे आपने कहा कि योग भी इसका कारण हो सकता है निराकरण का, तो करो ध्यान मन से और तन से करो योग, समीप नहीं आएगा किसी प्रकार का रोग। तो अब मैं रश्मि मोहिते जी से निवेदन करूंगी कि वो बताएं कि योग के द्वारा कैसे इस निराकरण कर सकते हैं इस समस्या का। रश्मि मोहिते जी हैं, है ना? हाँ, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज बताइए कि योग के द्वारा हम कैसे इस निराकरण कर सकते हैं इस समस्या का। जी, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद आपको, सरिता जी को, आदरणीय डॉक्टर भालके जी को। जैसे कि दीदी ने अभी सब आपको पूरी तरह समझाई दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है
कैसे समस्या होती है, क्या खाना चाहिए। दीदी ने खुद भी बोला है कि इसका एक उपाय वो भी है कि हमें योग भी करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही है कि योग के बारे में तो यही बताया जाता है कि करें योग रहे निरोग, है ना। एक तो चरितार्थ है ही सही। तो हमें योग के द्वारा भी बहुत से आसन ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम मनोपात की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे इसमें दीर्घ प्राणायाम है, भुजंगासन है, योग मुद्रा है, या पादहस्तासन है, ललित मुद्रा है, एक त्रयबंध योग मुद्रा भी होती है जिसके अंतर्गत महाबंध, महावेद होता है। शशांक आसन भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए। सारे आसन तो हमारे बहुत है, लेकिन आसनों के करने के पहले मैं थोड़ी सी कहूंगी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आसन करना चाहिए, लेकिन आसन भी हमको कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उसकी भी हमें पूरी जानकारी हो तभी करना चाहिए। क्योंकि हर आसन हर किसी व्यक्ति के लिए सही, किसी के सही होता है, लेकिन वो वही आसन किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ना। तो हमें योग्य टीचर, योगाचार्य से ही सीख के करना है। और किसी के लिए आपको आसन करना है तो हम तुरंत वो आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर हमको आदत है कि हम आसन कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैंने बोल दिया मैं भुजंगासन अच्छा है, लेकिन आप भुजंगासन तुरंत करने लग जाएंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी तो अभी कड़क है। तो जब तक हमारे शरीर में लचीलापन नहीं आता है, जब तक हमें वो आसन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी हमारी जानकारी है, वो करके उसके बाद ही हमको आसन करना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी योग के बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है, सबको मालूम है योग करना है मतलब एक्सरसाइज शुरू, कहाँ से करें, कैसे करें। तो इसलिए हम लोग, वही मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप दोनों हमारे ग्रुप में हैं। और ये अवेयरनेस लाने के लिए एक मैसेज आप लोगों की तरफ से हर रोज इसमें दिया जाएगा, हर वीक, है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन करने चाहे, आप लोगों की क्लासेस भी चलती हैं, आप लोग रोज सिखाते हैं, तो जो भी सीखना चाहती हैं, अपने समाज की लेडीज जो भी हैं, वो आपसे संपर्क कर सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो उसके बारे में ये प्रोग्राम के बाद मैं मैसेज डिलीवर कर दूंगी। तो सब लोग आप लोगों से कांटेक्ट करें और इसका फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा, हेमलता जी का और आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब वैसे तो प्रश्नों के आंसर सभी आ चुके हैं, फिर भी सब लोगों ने भेजे हैं, इसलिए मैं दीदी आपको पूछती हूँ, आप उनका जवाब देते रहे। वैसे तो सारे आ ही चुके हैं जी। सबसे पहले कसरावत से स्नेहलता जोशी जी का प्रश्न है कि बड़ा ऑपरेशन हो गया है पर अभी भी बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि यूट्रस निकल जाता है और उससे एस्ट्रोजन जो फॉर्म होता है वो बंद हो जाता है, पर ओवरीज में रहता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस मतलब मेनोपॉज की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होगा वैसे वैसे ये हॉट फ्लशेस या जो अपने को गर्मी लगना, कभी एकदम से सर्दी लगना, ये सब चीजें होती हैं। और इसको खत्म होने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। पर इसका तरीका यही है कि आप अपने आप को बिजी रखिए और उस चीज को थोड़ा नेग्लेक्ट करिए। जी, ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। इसके लिए फिर ज्यादा आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सिडेशन देंगे, गोलियां देंगे नींद की, ताकि आप उस चीज को भूलो। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बिजी रखिए और ये कोई बीमारी नहीं है। जी, अब सेकंड क्वेश्चन हेमलता जी का है महू से। वो पूछना चाहती है कि मेनोपॉज के बाद आंखें क्यों कमजोर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, मेनोपॉज के बाद कमजोर नहीं होती है। 40 साल के बाद वैसे भी आंखें थोड़ा सा दूरदृष्टि दोष हो ही जाता है, तो उसकी वजह से प्रेसबायोपिया होता है और उसकी वजह से चश्मा लगता है। अब वो एज वही है 40 से 45, तो इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद में या मेनोपॉज हुआ उसके बाद। जी, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जया जी का इंदौर से है कि वेट बहुत बढ़ गया है और गर्मी और ठंड एकदम से लगती है। हाँ, गर्मी ठंड तो मैंने आपको जैसा बता ही दिया है कि वो इसी की वजह से लगती है। वेट पुट ऑन जरूर होता है क्योंकि फैट से बढ़ जाते हैं, और इसका अच्छा इलाज यही है कि आप एक्सरसाइज नियमित करें।
वेट पुट ऑन जरूर होता है, थोड़ा बहुत तो वेट बढ़ता ही है। तो क्या है, बेफिक्री हो जाती है कि अब महीना नहीं आएगा। मेरे ख्याल से हर महिला को आफ्टर अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद में ये तो बहुत ही गंदी चीज लगती है कि हमको मेंसेस आ रहा है। मतलब जब कभी भी कहीं पे भी अपने को जाना है, कहीं शादी में जाना है, कोई पूजा पाठ करनी है या कहीं कुछ भी करना है, उस समय ये हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो सबको ही परेशानी है। तो जब ऐसा हो जाता है तो औरतें बहुत निश्चिंत हो जाती है, चलो ये काम तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो थोड़ी सी बेफिक्री हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि थोड़ा सा वेट तो हार्मोनल है, ये पुट ऑन होता है। उसके लिए तरीका यही है कि आप एक्सरसाइज करिए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। आपका खाना पीना, जो भी तली वाली चीजें हैं, घी है, जो भी ये चीजें हैं, इनको कंट्रोल में करिए। दी, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि मेनोपॉज कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी क्या हमको ध्यान रखना चाहिए सब चीजों का? इन चीजों का तो रखना ही पड़ेगा आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, बट फिर भी कंट्रोल रखना चाहिए क्या सब चीजों का? देखिए, उसके बाद में इन चीजों का इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद आपके कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। है ना? यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हार्ट अटैक और दूसरे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मतलब ब्रेन में है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना है, डायबिटीज होना है, फिर डिमेंशिया है, ब्रेन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब थक्का जम जाना या फिर हेमरेज हो जाना, ये सब के लिए आप प्रोन हो जाते हो। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। थैंक यू दी। अब क्वेश्चन है सारिका गावशंदे जी का महू से। वो प्रश्न पूछ रही हैं कि पहले दिन थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, फिर 3-4 दिन कुछ नहीं होता और तकलीफ तो होती रहती है, और 4 दिन बाद फिर अचानक से बहुत ब्लीडिंग होती है। अब मैंने जैसा बताया कि हर एक की साइकिल अलग अलग होती है। किसी का महीना 25 दिन का, किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का, किसी का 35 दिन का। इसी तरह से किसी को 2 दिन ब्लीडिंग होता है, किसी को 5 दिन होता है, किसी को 4 दिन होता है। तो ये सब हर एक का अपना अपना अलग है। पर हाँ, यदि उनको तकलीफ होती है तो एक बार जांच जरूर करवा लें कि कहीं कोई गठान वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गठान की वजह से भी यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी जो होती है, वो मतलब उस गठान को एक्सपेल करने की कोशिश करती है, निकालने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से होता है। दूसरी बात ये, जिनके बच्चे सिजेरियन से हुए हैं उनका क्या है, बच्चेदानी का मुंह छोटा रहता है, क्योंकि डायलेट ही नहीं हुआ है। वो बच्चा जब होता है तो सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह रहता है वो पूरा डायलेट होता है, फिर वापस अपनी जगह आता है, तो उसमें वो थोड़ा सा खुला हुआ रह जाता है। इसलिए जब मेंसेस का जो ब्लड फ्लो होता है, निकलता है, तो उसमें उनको पेन ज्यादा नहीं होता। परंतु जो लोगों की सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उनका डायलेट नहीं होता, तो इसलिए उनको पेन होता है। अब वर्षा पारे जी का प्रश्न है, वैसे तो जवाब आप दे चुके हैं, पर मैं फिर भी पढ़ देती हूँ कि मेनोपॉज की एज कब से कब तक होती है? क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलते हैं आपका मेनोपॉज चल रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका मेनोपॉज चल रहा, तो एज बताइए कि कब से कब तक होती है? वैसे नॉर्मली तो 45 से लेके 51-52 की एज में मेनोपॉज हो जाता है, परंतु इस जेनेटिक पे भी डिपेंड करता है। यदि आपकी माँ का देर से हुआ है तो आपका भी देर से होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि फिर आपका मेनोपॉज लेट हो जाए। या कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को डिलीवरी के वक्त बहुत ब्लीडिंग हुई, मतलब बहुत ब्लड देना पड़ा और उनको मतलब बचना मुश्किल हो गया था। तो इसमें एक सिंड्रोम होता है, शीहान सिंड्रोम। उसमें जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, तो वो सूख जाती, सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से भी बच्चेदानी सिकुड़ जाती है और फिर वो जल्दी मेनोपॉज हो जाता है, जल्दी एज में हो जाता है। और नहीं तो वैसे तो वो यूजुअल एज तो होती है जी। हाँ, फिक्स एज नहीं है, फिक्स एज नहीं जी। दीपमाला जी गीते दीदी का प्रश्न है कि उनकी एज 67 है, बच्चादानी 15 साल पहले ही निकाल दी गई है और 2 साल तक लगातार ब्लीडिंग, इसलिए
निकाला। अब उन्हें प्राइवेट पार्ट में खुजली हो जाती है और बहुत खुजली होती है। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, इसलिए वहां पे एसिडिक पीएच हो जाता है और वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और इसकी वजह से ईचिंग होती है, ड्राइनेस रहती है। मतलब जो अपना नॉर्मल वेजाइना रहता है वो थोड़े से सिक्रीशंस बनाता है, उसकी वजह से जो वेजाइना रहता है वो थोड़ा सा गीलापन रहता है, और इसीलिए हमको खुजली या कोई तकलीफ नहीं होती है। परंतु जब वो ड्राई हो जाता है, हार्मोन्स की कमी से ड्राई हो जाता है, जब ड्राई हो जाता है तो फिर वो उसमें इचिंग भी होती है, उसमें जलन भी होती है। तो उसके लिए क्रीम मिलते हैं बाजार में, एस्ट्रोजन का क्रीम आता है। अब मैं यहाँ नाम बताऊं, वैसे उनको समझ में आएगा कि नहीं। इवोलॉन क्रीम आता है, और भी 2-3 आते हैं, प्रिमेरिन आता है। तो ये आप थोड़ा सा लगाइए तो आपको ठीक हो जाएगा। जी, थैंक यू। अब माला जी का प्रश्न है कि पीरियड जल्दी जल्दी आ जाता है और पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं। पैर तो देखिए, कैल्शियम की कमी से भी दुख सकते हैं, विटामिन ई की कमी से भी दुख सकते हैं, और या तो ज्यादा वो चलती होंगी या ज्यादा उनका एक्सर्शन हो जाता हुआ, इसकी वजह से भी दुखते हैं। या मेंसेस पीरियड में किसी किसी को वैसे ही पेन बहुत होता है लेग्स में, और जल्दी आना तो हो सकता है पेरीमेनोपॉजल एज में होंगी। वो कितनी एज है पता नहीं, यदि वो मतलब 40-42 50 तो हो सकता है महीना जाने वाला हो, इसकी वजह से भी आता होगा। पर एक बार दिखा जरूर लेना चाहिए, है ना, एक बार चेकअप जरूर करवा लें। जी। अब ममता बिल्लोरे अहमदाबाद से, उनका प्रश्न है कि 3, 4, 6 महीने बाद पीरियड आते हैं और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स भी आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेनोपॉज एकदम नहीं आता, कुछ दिनों तक 2-3 महीने आपको पीरियड आया, हेवी पीरियड आया, और उसके बाद में फिर 6 महीने या 4 महीने बिल्कुल नहीं आया, फिर उसके बाद फिर शुरू हुआ, फिर 2-3 महीने आया। तो ये पेरीमेनोपॉजल पीरियड है। इस समय हार्मोन्स कम जरूर हुए हैं पर एकदम खत्म नहीं हुए हैं, तो इसलिए वो बीच बीच में आता है। जी। भोपाल से सुजाता खले जी का प्रश्न है कि मेनोपॉज के बाद घुटने क्यों दर्द होते हैं और गैस की प्रॉब्लम हो गई है, और कोरोना के बाद यदि ये मेनोपॉज आया है इसके कारण प्रॉब्लम है क्या? कोरोना का इससे कोई मतलब नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं, वैक्सीनेशन का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। गैस वेस्ट प्रॉब्लम तो अब वैसे भी आजकल हो जाती है, क्योंकि खाने पीने का थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता है। लोग मतलब पहले जैसा तो रहा नहीं कि बिल्कुल सादा खाना खाएं, कहीं ना कहीं खाने में आ ही जाता है तीखा और गरिष्ठ खाना, तो उससे भी गैसेस प्रॉब्लम हो सकती है। और घुटने तो आजकल मेरे ख्याल से सभी के दर्द होते हैं जब से ये स्टैंडिंग किचन आया है। जब से स्टैंडिंग किचन है, मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है 40 के बाद में कि जिनके घुटने दर्द ना होते हो। तो ये हमारा ये जो स्टैंडिंग किचन है, इसकी देन है। अब वो जब तक हम वापस पुराने वाले उस पर नहीं आएंगे और हमारी एक्सरसाइज उठने बैठने की नहीं होगी, तब तक ये चलता रहे। अच्छा दीदी, ऐसा बोलते कि खड़े होके यदि आप पानी पीते हैं तो आपके घुटने दर्द होते हैं, क्या ये सही है? डॉक्टरी में ऐसा कहीं नहीं है। डॉक्टरी में ऐसा कहीं नहीं है। जी हाँ, सबकी वो भ्रांतियां दूर हो जाए ना। आजकल युग है, जो आप डॉक्टर कह रहे हैं वो मानिए। यूट्यूब पे बिल्कुल विश्वास में है शायद कि घुटने में मतलब वैसे बैठ के पानी पीना चाहिए, पर ऐसा इसमें एलोपैथी में ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो प्रश्न सब खत्म हो गए हैं, और मेरे ख्याल से सभी बहनों को अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण मिल गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से। अब छाया दीदी, जया दीदी, जी दीदी प्रश्न कीजिए। नर्मदे जी, एक मेरे मन में आपकी बात सुनकर एक चीज आई। बहुत पहले जैसे यूट्रस निकल जाता है तो बहुत सारे लोगों को मैंने जिन जिन से जनरली चर्चा करी, फेस के ऊपर हेयर्स का आना, क्या ये भी किसी हार्मोनल डिस्टरबेंस का प्रतीक है क्या? देखिए, अपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन जो ओवरी और यूट्रस निकालते हैं वो है फीमेल हार्मोन, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल हार्मोन है। तो चूंकि ये हार्मोन खत्म हो गए, पर हार्मोन बनते सभी में सब कुछ है। मतलब डोमिनेटिंग जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है फीमेल में,
और मेल में टेस्टोस्टेरोन है, पर अपने शरीर में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, फीमेल में भी, तो वो बढ़ जाता है और ये हार्मोन कम हो जाते हैं, इसलिए हेयर ग्रोथ होती है। अच्छा, तो इसके लिए कोई हार्मोनल मेडिसिन वगैरह कुछ ली जाती है क्या, ये अपने आप ठीक हो जाता है? नहीं, ठीक, वो तो अब वो कॉस्मेटिक वाले ही करेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो जनरली जैसे अपन बात करो, महिलाओं से बात करो, किसी को यहाँ हो गया, किसी को यहाँ हो गया, कहीं को, तो मतलब मैंने एक जनरल को देखा है कि उन्होंने कहा जिसका किसी का, उन्होंने कहा कुछ एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है क्या? हाँ, ये मैं जी थैंक यू। दीदी मुझे कुछ पूछना था, भारती दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं भरूच से स्वाति शर्मा। हाँ जी। मैडम, मुझे डॉक्टर ने बोला है मतलब यूट्रस निकालने का। एक्चुअली अच्छा। यूट्रस और एज 40 to 43 है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, नहीं तो क्या कारण क्या है? सिर्फ ब्लीडिंग ही होती है या कोई हाँ। ट्यूमर है या? नहीं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हेवी होती है, 19-20 डे तक चलती है, मतलब जब होती है तो, और या तो फिर 2 महीने तक आएगा, नहीं तो 15-15 दिन में आ जाता है। तो ट्रीटमेंट लेके देख लिया आपने? हाँ जी, ट्रीटमेंट ले लिया है। अब वो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि या तो निकाल दो, और अभी ये मोनोपॉज चल रहा है, तो 3 साल से तो ऑलरेडी परेशान हूं मैं, तो अब और कितने साल तक चलेगा ये मोनोपॉज मुझे पता नहीं चल रहा है। यदि बहुत ज्यादा तकलीफ हो, खून की कमी हो जाती हो, ब्लड चढ़ाना पड़ता हो या ज्यादा बिस्तर पे ही रहना पड़ता हो, तो फिर निकलवाइए। नहीं, इतना तो नहीं है, पर हाँ 18-19 दिन तक चलता है, अगर नई गोली दवाई लें तो इतना चलता है। 3-4 महीने थोड़ा हार्मोन लेके देख लीजिए ना, आपके डॉक्टर की सलाह से 3-4 महीने आप हार्मोन कंटिन्यूअस लेके देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, एक डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब यूट्रस का फंक्शन चेंज हो जाता है, तो वो ऐसा करने लगता है, फिर बाद में जब आप 3-4 महीने वो ड्रग ले लेंगे तो वो अपने फंक्शन में आ जाता है वापस। या फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चेदानी बढ़ जाती है, तो हाँ, उसके जो अंदर के टिश्यू हैं, हाँ वो बताया है कि बच्चेदानी आपकी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई, हाँ, तो फिर आपको निकलवाना पड़ेगा। तो क्योंकि क्या है, उसमें जो अंदर का जो मतलब जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, आखिरी लेयर जिसमें से ब्लीडिंग होती है, वो अंदर तक चली जाती है। वो अंदर तक यदि चली जाती है मायोमेट्रियम तक, तो फिर वो क्या है, वो पूरा ही ब्लीड करता है। अच्छा। इसलिए बच्चेदानी बढ़ भी जाती है और इसीलिए पेन भी होता है और इसलिए ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। ओके, तो निकलवाना फायदा रहता है। निकलवाना, ठीक है, थैंक यू। वैसे आप जवाब दे चुकी हैं, फिर भी मनीषा डोंगरे का बड़ौदा से क्वेश्चन है कि उनकी स्किन डल हो गई है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है मेनोपॉज के बाद। हेयर फॉल मेनोपॉज से होता है। प्रोटीन्स, विटामिन ई, ओमेगा 3, ये सब आपको लेना चाहिए, तो उससे फिर ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। और कोई बहन कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं? हाँ, मैं अहमदाबाद से ज्योति बडोले बोल रही हूँ। हाँ जी, आपका क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, फिर भी आप पूछ लीजिए। हाँ नहीं, मेरा जब मेरा टाइम पीरियड आता है, जब मेरी कमर और पेट में बहुत दर्द होता है, कमर और पेट में दर्द। दिखा दिया है डॉक्टर ने, तो बोला कुछ नहीं है, दिखा दिया है लेकिन वो बोले कि मोनोपॉज चल रहा है तो ऐसा तो होगा, बोले। कमर दर्द, पैर दर्द कैल्शियम की कमी से भी होते हैं। आप कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए, शायद इससे बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं छाया दीदी से निवेदन करूंगी कि वो आके अपने विचार व्यक्त करें। आज की हमारी अध्यक्ष श्रीमती छाया पाराशर दीदी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो सरिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बहुत पहले हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें मैंने कहा था, उन्होंने बोला था कि यदि हम ऐसा कुछ शुरू करें जिसमें डॉक्टर्स को भी बुलाएं और डॉक्टर्स अपना मतलब बताएं बीमारी के बारे में, तो ये बात मेरी बहुत पहले हुई थी और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दीदी। हाँ, अच्छा जी, पूछिए। मैं पूछ रही थी कि मेरे को साल भर तो हो गया पीरियड बंद हुए, लेकिन स्मेल प्रॉब्लम चल रहा है, तो स्मेल प्रॉब्लम क्यों हो रही है? स्मेल आती है। ये तो काय में स्मेल आती? अंदर शरीर में से आती है, नीचे से। नहीं, ऐसा तो स्मेल का तो कोई वो नहीं रहता है। ऐसा आपको लगता होगा, कुछ ऐसा नहीं है। इसका स्मेल से कोई मतलब ही नहीं है।
कुछ नहीं होता। वैसे आपको लगता होगा तो थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, देखिए जो बगल वगल में से या उसमें से स्मेल आती है ना, वो कई बार क्या टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने से भी होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप थोड़े दिन कुछ वो लगाते हैं ना। सर मेरे पहले भी ऐसा हुआ था, स्मेल बहुत आई थी, तो एक बार मैडम को दिखाया था, तो उन्होंने दवाई दी थी तो जी। ठीक हो गया। लेकिन अभी जैसे अभी साल भर से तो पीरियड बंद हो गया, लेकिन फिर से वापस वही दिक्कत हो रही है, स्मेल अजीब सी स्मेल आती है अपने को। नहीं, इससे मेनोपॉज से उसका कोई संबंध नहीं है, उसका वैसा अच्छा। अलग कुछ होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। और कोई बहन क्वेश्चन करना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ भारती दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन हो चुका, और पूछिए। नमस्कार डॉक्टर, आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से बहुत बढ़िया बताया आपने। और सबसे पहले सेंटेंस में मेरा प्रश्न पूछने का वो मतलब मुझे निराकरण हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे एक बात पूछना है कि मेरा 43 में फाइब्रॉइड हुआ मुझे और यूट्रस निकालना पड़ा। उसके बाद 1 साल बाद मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेफ्ट ब्रेस्ट में मेरे को गांठ थी, वो निकाल दी। उसके बाद अब मैं 55 की होने आ रही हूँ, अभी भी मुझे सेम प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि 12 साल हो चुके हैं इस चीज को। तब से मुझे डॉक्टर्स कह रहे थे कि, और जबकि मेरा साइकिल बिल्कुल बराबर था, और अब मैं 55 की हो रही हूँ, लेकिन अभी भी सेम मुझे हॉट फ्लैशेस होना, रात को 3-4 बजे नींद में घबरा के उठना, फिर बुरे विचार आना। मतलब रात को दिन भर में जो कुछ घटा है वो रात को 4 बजे मुझे 3-4 बजे अचानक महसूस होता है कि कोई भी चीज का होने लगता है, बुरा लगने लगता है मुझे। तो आपका यूट्रस निकाला था, ओवरीज नहीं निकाली होंगी? ओवरीज नहीं निकाली थी। हाँ, तो वो ओवरीज में तो हार्मोन्स अच्छा। है ना, तो वो अभी आपका मेनोपॉजल पीरियड चल रहा है उसमें, इसलिए अच्छा, हार्मोन्स की वजह से। ठीक, धन्यवाद। और कोई बहन प्रश्न पूछना चाहती हैं? कितना अच्छे तरीके से दीदी सबके बिल्कुल क्लियर जवाब दे रही हैं। आप लोग सब सेटिस्फाइड हो गए होंगे। दीदी छाया दीदी को बुला लें। बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर मिला, थैंक यू। छाया दीदी, अब मैं हमारे अध्यक्ष, आज के इवेंट के अध्यक्ष श्रीमती छाया पाराशर दीदी से निवेदन करूंगी कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। एक्चुअली विराज दीदी हमारे खंडवा की हैं, तो वो विराज सोहनी, तो उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से बचपन से, और मेरे जेठ जी के साथ थी, 1 साल जूनियर है मेरे जेठ जी, डॉक्टर पगारे। तो दीदी को हम बचपन से जानते हैं, उनके बारे में शुरू से बहुत कुछ सुना है इसलिए बहुत अपनापन लग रहा है। लग नहीं रहा है कि मैं आज आपसे पहली बार मिली हूँ। छाया दीदी नहीं आ रही? तो वो म्यूट होगा शायद, फोन करके बोल दीजिए। फिर नेट प्रॉब्लम है। वीडियो नहीं दिख रहा वीडियो भी नहीं दिख रहा। अनिया जी, आप उनको फोन करके समझा दीजिए, उनका म्यूट आ रहा है, वीडियो एंड ऑडियो दोनों। मैं लगाती हूँ। हाँ, फोन करके।
प्रश्न जी, हाँ मोना जी बोलिए। माइक म्यूट है आपका मोना जी। हाँ, मुझे उसके भी आंसर मिल गए। हालांकि कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, पता नहीं छोटी मोटी जो रहती है वो उसमें सॉल्व हो गया। अच्छा लगा सुन के भी ये लेक्चर, काफी अच्छा लगा। थैंक यू। और ऐसे ही है कि ऐसे हाँ वो हुआ था मुझसे इसलिए, गलती बट से ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। इस बहाने थोड़ी बातचीत हो गई इस विषय पे। अभी वो टाइम आया नहीं है मेरा, बट ठीक है, इसके पहले ही थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। सासू जी को संभालो, सासू जी को संभालो। हाँ नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी आया नहीं है, बट इस बारे में बहुत सारी बातें होती है, सबसे होती है कि हो रहा है तो ये चलता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो आज लगा कि वाकई में ये सब चीजें जो आप बोल रही हैं ये कहीं ना कहीं बातचीत में अभी सुनने में आई है इन दिनों में। सरिता दीदी ने अब ये हर महीने का कर दिया है। हर महीने अब एक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक प्रोग्राम आएगा जिसमें अलग अलग समस्याएं आएंगी, है ना। और आप लोग सब उसमें ज्वाइन होइएगा हर शुक्रवार को, और उसका फायदा उठाइए। मैं बताऊं, वाकई में मुझे है ना, मेरी बहू मोना ने ही संभाला है। जब इसकी डिलीवरी थी, बिटिया हुई थी, उस समय मुझे भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी। हम सास बहू दोनों मतलब इस संघर्ष से गूंज रहे थे। और मैंने यही सोचा था कि जब इसकी बेटी 6 महीने की हो जाएगी, जब मैं यूट्रस का ऑपरेशन कराऊंगी, तो कम से कम ये बच्ची तो थोड़ी संभल जाएगी और बहू भी डिलीवरी के लिए थोड़ी मजबूत हो जाएगी। वाकई में उसने संभाला है मुझे। तो मैं खुशकिस्मत हूँ। छाया दीदी के उसमें कुछ थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा है। अध्यक्ष उद्बोधन सरिता दीदी आप ही कंटिन्यू कर दीजिए। आप ही कर दीजिएगा अध्यक्ष उद्बोधन सरिता दीदी। बल्कि मैं चाह रही थी कि आज हमारे बीच में जया दीदी हैं, तो जया दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि वो कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे, बोलिए प्लीज। जया दीदी निकल गए हैं क्या? नहीं, जया दीदी हैं। जया दीदी निकल गए हैं शायद, नहीं दिख रही। नहीं है, मुझे दिख रही जी दीदी। अच्छा, दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो बताओ पहले, फिर बोलूंगी। अब दिख बोलिए दीदी। आप नर्मदे हर बहुत ही सारगर्भित बात करी डॉक्टर विराज भालके जी ने, और निश्चित रूप से एक दिशा दी हमें कि हम मेडिसिन की ओर न जाए, खाने पीने का अपना ध्यान रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिससे ये जो मेनोपॉज को हमने जो इतना भारी बना के रखा है कि इसकी वजह से ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर भालके की कि उन्होंने इस बात को बहुत सहजता के साथ और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को हमको समझाया कि इस चीज को आप बहुत सरलता से लीजिए, मेडिसिन कम लीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। और सबसे बेस्ट चीज है जिस तरीके से वो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, अपन भी अपने सबके चेहरे पे स्माइल रहे, तो निश्चित रूप से इस चीज से आप जल्दी उभर सकते हैं। हो ही नहीं सकती है। मैं हृदय से आभारी हूँ आपकी, आपने बहुत सुंदर हम लोगों को सबको सलाह दी, और निश्चित रूप से हमारी जो महिलाएं इस चीज से गुजर रही हैं, उनको एक संबल मिलेगा और वो इस चीज को बहुत अच्छे से इस पीरियड को बहुत अच्छे से काट पाएंगी। एंजॉय करके काट। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। ये बोलते हैं इंस्टेंट अध्यक्ष, आभार आपने। इंस्टेंट अध्यक्ष, एनी टाइम आपको बोलो तो यू कैन। थैंक यू दीदी। तैयार है यार। हाँ दीदी, अब आपका नहीं होगा जिसने आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपसे हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। नर्मदे। अब आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। छाया दीदी ज्वाइन हो गई है। आ गई क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। विराज जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि मैं आपके मोहल्ले की हूँ बहू, और ओम प्रकाश जी पाराशर की मिसेस हूँ मैं। शायद आप पहचान गए होंगे। या खरगोन की?
नहीं, खंडवा 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 की। तो मैं आपको बहुत अच्छा आपने सब बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, और जया दीदी को भी धन्यवाद। उन्होंने आपका काम किया, आज अध्यक्ष बने हमारे। ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो कोई बात नहीं दीदी, आ जाता है, नेट प्रॉब्लम आ जाता है ये। हाँ यार, इसलिए गलत चीज दबा दी थी मैंने, और मेरा वो खत्म भी हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं अनिया जी से, हमारी महामंत्री अनिया जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे अतिथियों के लिए आभार व्यक्त करें। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिया जी प्लीज आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाभी। सबसे पहले मैं हमारी महासभा अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज महिलाओं की जो एक सबसे बड़ी समस्या है मेनोपॉज, जिससे हर महिला जूझ रही है, उसके लिए उन्होंने आज इतने अच्छे कार्यक्रम को आयोजित किया। डॉक्टर विराज भालके जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत सरल और सटीक शब्दों में इस समस्या से निजात पाने के तरीके हम सभी को बताए। जया दीदी का बहुत बहुत आभार। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष छाया दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने सुंदर संचालन के लिए भारती दीदी को सबसे ज्यादा धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम लेके आपसे मिलते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रमों का लाभ लीजिए। जी, नर्मदे हर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत ज्ञान मिला। धन्यवाद विराज दीदी। अनुया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे और सभी को। हमारी महामंत्री आपको भी धन्यवाद। नर्मदे और सभी को। नर्मदे हर। मिलेंगे अगले शीत योग मैसेजेस। मैं कल से योग मैसेज डाल रही हूँ हमारी रश्मि जी का और हेमलता जी का, तो आप लोग प्लीज उनसे कांटेक्ट करें, उनकी क्लास ज्वाइन करें, और योग से भी फायदा है ताकि अपने को फालतू की दवाइयां नहीं लेना पड़े, और स्वस्थ रहें, खुश रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।